सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करते हैं। तो बच्चों वापस एक हल्का सा ओवरव्यू देते हुए चल रहा हूं मैं लास्ट क्लास का आप लोगों को। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों अपोजिंग टर्म्स हैं। डेबिट मींस व्हाट, पहले भी बताया था बच्चों, डेबिट मींस लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट और क्रेडिट मींस राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, ठीक है ना। अकाउंट की लेफ्ट साइड को हम डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। डेबिट को हम एब्रीवेट करते हैं डीआर से और बच्चों क्रेडिट को हम एब्रीवेट करते हैं सीआर से। अगर आपने कोई आइटम अकाउंट के लेफ्ट साइड में लिखा है तो हम उसको कहेंगे डेबिट साइड में लिख रहे हैं, मतलब अकाउंट इज डेबिटेड। और अगर कोई आइटम हमने क्रेडिट साइड में लिखा है अकाउंट के तो हम उसको बोलेंगे क्रेडिटेड टू द अकाउंट। ठीक है बच्चों, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, लास्ट क्लास में बात हो चुकी है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमने बात की थी कि दो अप्रोच पर चलते हैं, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी होती है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच देखते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग द अकाउंट है। यहाँ पर अकाउंट्स को हमने क्लासिफाई किया है बच्चों दो ग्रुप में, एक होते हैं पर्सनल अकाउंट और दूसरे होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। पहले हम पर्सनल अकाउंट की बात कर लेते हैं। तो बच्चों पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो रिलेटेड होते हैं पर्सन से। अब पर्सन में केवल नेचुरल पर्सन की बात नहीं है, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, फर्म्स भी हो सकती हैं, कंपनीज के नाम भी हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट जैसे राम एंड कंपनी, कंपनी का नाम आ गया तो ये भी पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट पर गुड्स सेल किए जैसे, वो भी हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। कोई सप्लायर है हमारे लिए गुड्स का, वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट ओनर का होता है बच्चों। कैपिटल अकाउंट किसके अकाउंट को डिनोट करता है बिजनेस के अंदर, बताओ। इट्स डिनोट द अकाउंट ऑफ ओनर, अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। तो कैपिटल अकाउंट भी हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट किसके अकाउंट को रिफ्लेक्ट करता है बिजनेस में, प्रोप्राइटर के, बिजनेस के ओनर के अकाउंट पर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, बट एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस आर मेड इन इट। सिमिलरली ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स भी क्या है, पर्सनल अकाउंट ही है, क्योंकि ये ओनर के अकाउंट को डिक्रीज कर रहा है, कैपिटल से ही रिलेटेड है। The main purpose of preparing the personal account is to ascertain the balance due to or due from person or organization. पर्सनल अकाउंट बनाने का हमारा पर्पस होता है कि हमने किसी पर्सन को कितना अमाउंट रिसीव करना है किसी पर्सन से और कितना अमाउंट हमने किसी पर्सन को पे करना है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को बच्चों हमने क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरी में। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट की, बात की थी लास्ट क्लास में। नेचुरल पर्सन मींस द पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है ना सोहम, जैसे कि राम अकाउंट, आशाज अकाउंट, सोहम अकाउंट, यहाँ पर रौनक अकाउंट, जितने भी बच्चे हैं सब पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन की जब बात होती है तो these account include the account of corporate bodies or institutions which are recognized as person in business dealings। ठीक है, तो ये अकाउंट रिफ्लेक्ट करते हैं किसी कॉर्पोरेट बॉडीज को, कंपनीज के अकाउंट को, इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट को। फॉर एग्जांपल द अकाउंट ऑफ लिमिटेड कंपनी, द अकाउंट ऑफ द क्लब, द अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सभी हमारे अकाउंट है, आर्टिफिशियल अकाउंट है। अब बच्चों आप बात करते हैं कि हमारा स्कूल है सर एमईटी स्कूल, ठीक है, तो ये किस में आएगा, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव? आर्टिफिशियल के अंदर आ जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, वो वर्ड जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ये वर्ड बोला तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये बात किसी पर्सन के बारे में हो रही है। ठीक है, these are the account which represents a certain person or to the group of person। जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग आप कहते हैं, रेंट इज ड्यू टू लैंडलॉर्ड, इसका मतलब हो गया रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया रेंट इज ड्यू टू लैंडलॉर्ड, कि हमने रेंट पे करना है लैंडलॉर्ड को। तो यहाँ पर पर्सन कौन है, लैंडलॉर्ड हमारा पर्सन है जिसको ये रेंट आउटस्टैंडिंग वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी भी एक्सपेंस के आगे कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगता है तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, एक्रूड रेंट, अनअर्न्ड रेंट, रेंट रिसीवेबल, रेंट पेबल, ये सभी वर्ड अगर किसी भी एक्सपेंस या इनकम के साथ लग जाएंगे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, रिसीवेबल, पेबल, तो वो हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। जैसे कोई रेंट या मान लो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमारा रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, खाली इंटरेस्ट की बात करते हैं बच्चों। तो
इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस हो सकता है या इनकम हो सकती है। और लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि एक्सपेंसेस और इनकम्स को हम किस में काउंट करते हैं? डेबिट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम बात करते हैं। और अगर इस इंटरेस्ट के सफिक्स या प्रीफिक्स में कोई वर्ड लगा देते हैं, जैसे कि अभी तक तो ये इंटरेस्ट है और हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, लेकिन लग जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या हम सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। वैसे ही हम इनमें से कोई भी वर्ड को यूज करते हैं, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, रिसीवेबल और पेबल, वो तुरंत हमारे बन जाते हैं बच्चों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं रूल का। तो बच्चों रूल क्या था पर्सनल अकाउंट का? बोलिए। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है। नेक्स्ट, इम्पर्सनल अकाउंट, वो अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट नहीं है वो हमारे इम्पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं, जैसे कि मशीनरी, रेंट, इंटरेस्ट, कैश, ये सभी आ जाते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर। इम्पर्सनल अकाउंट आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू टू अकाउंट, दैट इज रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बच्चों रियल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं व्हिच आर रिलेटेड टू द थिंग्स वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, दे कम्स अंडर द रियल अकाउंट। ठीक है। एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, स्टॉक और कैश इन हैंड, ये सब आ जाएंगे। इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल आपके हैं गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। रूल क्या कहता है बच्चों रियल अकाउंट का? रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जांपल एक बार फिर से बता देते हैं आपको। कैश रिसीव्ड फ्रॉम, या दो बार में बात करें तो करते हैं इसकी। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मशीनरी परचेज फ्रॉम राम, मशीनरी परचेज फ्रॉम राम। तो यहाँ पर दो चीजें क्या है जिसको आप अकाउंट में लिखेंगे, एक हो गया मशीनरी, दूसरा हो गया राम। अकाउंट की बात की जाए तो मशीनरी इज अ थिंग, इट कम्स अंडर रियल अकाउंट, एंड राम इज अ पर्सन, कम्स अंडर सर पर्सनल अकाउंट। अब रियल है तो रियल में थिंग्स आती हैं, वस्तुएं आती हैं, वो या तो हमारे पास आती हैं या फिर हमारे पास से जाती हैं, तो इट कम्स इन और गोज आउट। तो यहाँ पर मशीनरी comes in एंड रूल सेज कम्स इन है तो डेबिट हो जाएगा। डेबिट। और राम की बात जब हम करेंगे तो राम इज अ पर्सन, पर्सनल अकाउंट की बात हो जाएगी, और कोई भी पर्सन है तो वो या तो रिसीवर होगा या फिर गिवर होगा। तो राम को आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, रिसीवर या गिवर? एंड रूल सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एक चीज आपकी डेबिट होगी हमेशा, तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी। आप कोई भी ट्रांजैक्शन उठा करके देख लें। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जब आप इसको लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? मान लो ये हमारा फॉर्मेट है, इसमें एक डेबिट है और एक क्रेडिट का कॉलम है। तो मशीनरी आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करनी है। मान लो 50,000 थी यहाँ पर ट्रांजैक्शन, मशीनरी परचेज की थी 50,000 में, तो मशीनरी का अमाउंट आप लिख देंगे डेबिट में, और राम को आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया सर। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सर एक बार ये दोबारा समझा दो। मशीनरी हमने परचेज की है राम से, मशीनरी इज अ रियल अकाउंट, ये हमारे पास आ रही है, कम्स इन है तो डेबिट हो गई। तो मशीनरी को तो हमने डेबिट वाले कॉलम में लिख दिया। और राम कौन है? पर्सनल अकाउंट है, पर्सन है, ये हमारे लिए गिवन है। रूल क्या कहता था? पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम इज द गिवर, तो राम को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट द गिवर। एक एग्जांपल और दूसरा ले लीजिए। अभी हम मशीनरी परचेज करके लाए हैं, बाद में हम कैश पे करके आते हैं राम को, कैश पेड टू राम। हम बाद में ₹50,000 कैश पे करने जा रहे हैं राम को। तो बच्चों यहाँ पर दो चीजें क्या लिखने वाली है, एक कैश और दूसरा राम। कैश को आप किसके अंदर कैटेगराइज करोगे? रियल अकाउंट। इट्स अ थिंग, इट कम्स इन और गोज आउट। रियल में ऑलवेज कम्स इन, गोज आउट। गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। राम का नेचर personal account अकाउंट, ये या तो रिसीवर हो सकते हैं पर्सन या गिवर हो सकते हैं। तो राम हियर विल बी योर receiver और रूल क्या कहता था रिसीवर का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जाएंगे
और आपके अकाउंट इस तरीके से कुछ बनाई जाती है रिकॉर्डिंग की, उसमें एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है। तो हम डेबिट साइड में किसको लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे राम, 50,000, राम इज द रिसीवर, और कैश गोज आउट, कैश जा रहा है, कैश को लिख दिया क्रेडिट में। ठीक है बच्चों? ओके, थोड़ी हाँ जी बोलिएगा। आप थोड़ी अपनी वॉइस क्वालिटी सही कर सकते हो? आइए बच्चों आगे चलते हैं। नॉमिनल अकाउंट हमने बात की थी, तो नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यूज एक्सेट्रा, खर्चे और फायदे। बहुत सीधी सीधी सी बात। थिंग्स, वस्तुएं, वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, रियल। कोई भी पर्सन, पर्सनल। खर्चे और फायदे, नॉमिनल। ठीक है, ये सभी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। जैसे कि सैलरी एक्सपेंस है, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, सेल्स एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव्ड और पेड एक्सपेंस और इनकम है। तो नेट रिजल्ट ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट इज प्रॉफिट और लॉस व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट। बाद में ये एक्सपेंसेस और इनकम्स को हम कैपिटल में ही भेजते हैं। ये अभी आप इतना कॉन्सेंट्रेट मत करना, मेन चीज यही देखो कि नॉमिनल अकाउंट में आते हैं एक्सपेंसेस और इनकम्स। अब रूल क्या कहता है बच्चों? रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सभी खर्चों को आप डेबिट में लिखेंगे और सभी इनकम्स को हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है ना? चलिए एग्जांपल देते हैं, दो एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। फर्स्ट है सैलरी पेड इन कैश। सैलरी पेड इन कैश, तो बच्चों यहाँ पर दो आइटम जब आप रिकॉर्ड करने जाएंगे तो क्या क्या लिखना चाहेंगे बताइए? सैलरी पेड और कैश। एक सैलरी और दूसरा कैश। कैश। अब सैलरी का नेचर बोलो बच्चों। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस। हाँ, एक्सपेंस है तो हम रूल कौन सा चलाएंगे? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल चलाएंगे। कैश के ऊपर रूल चलाएंगे रियल। सैलरी तो डेबिट में आएगी ना? हाँ जी बिल्कुल। एक्सपेंस है सैलरी तो डेबिट में लिख देंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता था डेबिट और एक्सपेंसेस, तो सैलरी को हम डेबिट में लिख देंगे। मान लीजिए आपने सैलरी पे की है कैश में 10,000, तो ये आ गया डेबिट में। कैश पे किया तो कैश हमारे लिए रियल है, इट गोज आउट, ये हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि जब आप सैलरी पे करेंगे तो कैश आपके पास से जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब एक एग्जांपल और लीजिए, रिसीव्ड रेंट इन कैश। रिसीव्ड रेंट इन कैश, यहाँ पर दो चीजें क्या है? रेंट और कैश। रेंट का नेचर खर्चा है, फायदा? नॉमिनल, कैश फायदा। रियल। इट इज अ रियल। और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो यहाँ पर रेंट रिसीव्ड है, इनकम है या एक्सपेंस? क्रेडिट। इनकम। इनकम है तो क्रेडिट में लिख देंगे। और कैश रिसीव है या इट कम्स इन और गोज आउट? कम्स इन। तो हमारे लिए कैश कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। मान लो ये 5,000 रुपीज हमें मिला रेंट का, तो एंट्री लिख देंगे हम। कैश हमारे लिए एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश को आप डेबिट साइड में लिख देंगे। सर ऐसा कभी हो सकता है कि दोनों क्रेडिट साइड पे आए? हमेशा हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, वन इज टू बी डेबिटेड, अनदर इज टू बी क्रेडिटेड। तो लाइक अगर रेंट हमारा हमें पता चल गया कि क्रेडिट है, तो हम अपने आप से अज्यूम कर सकते हैं कि कैश जो होगा डेबिट होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको एक आइटम पता चल गया तो दूसरा तो उसके अपोजिट ही जाएगा। ठीक है ना? ओके बच्चों, यहाँ पर हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। हाँ जी रौनक, बेटा मशीनरी का नेचर बताओ, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? सर रियल। रियल, वेरी गुड। थिंग्स, वस्तुएं कुछ भी होती हैं, रियल। मानवी क्रेडिटर, सर पर्सनल। पर्सनल, क्रेडिटर हमारा पर्सनल। सोहम, मोहन प्रोप्राइटर है, सर पर्सनली है। पर्सनल है। इसके बाद में हमारे साथ में स्तुति, बेटा सेल्स। सर नॉमिनल। सेल्स हमारे लिए नॉमिनल है, खर्चे और फायदे नॉमिनल में। कैरेज आउटवर्ड, यशरी, कैरेज आउटवर्ड सर नॉमिनल। नॉमिनल। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमें पहले ये तो सर बताओ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो हो सकता है। आउटवर्ड होता क्या? कैरेज आउटवर्ड मतलब, कैरेज मतलब भाड़ा,
सामान को लाने ले जाने का खर्चा, आउटवर्ड मतलब बाहर भेजने का खर्चा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, खर्चा क्या हो गया, एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस किस में आएंगे, नॉमिनल में। कैरेज आउटवर्ड, सर पर एक मेरा डाउट है इधर, कैरेज आउटवर्ड्स को हम वो भी तो कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव। क्यों कह सकते हैं, खर्चा है कैरेज मतलब, ठीक है ना, खर्चा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर मुझे रियल वाला समझ में आ गया, पर्सनल और नॉमिनल एक बार छोड़ थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कर दो। पर्सनल में कोई भी पर्सन, चाहे वो नेचुरल हो, कंपनीज का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, या वो वर्ड जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं वो पर्सनल। खर्चा और फायदा अगर आपको लग रहा है तो वो नॉमिनल, ठीक है। खर्चा, अच्छा ठीक है। कैरेज आउटवर्ड क्या है बताओ, मैं कह रहा हूँ सामान को बाहर भेजने का खर्चा है, क्या है ये, कोई पर्सन थोड़ी है यहाँ पर। तो पर किसी को तो भेजोगे। ऐसे तो रेंट भी हम किसी को देंगे, ऐसे तो आप सैलरी भी किसी को दोगे नहीं, ठीक है। कैश किसके अंदर आएगा बच्चों, रियल, रियल। कैश इज अ रियल, ठीक है ना। इंटरेस्ट पेबल, मैंने कहा था पेबल रिसीवेबल, जो भी हमारे किसी वर्ड के साथ में, नॉमिनल अकाउंट के साथ में कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाते हैं तो वो कैसे बन जाते हैं, पर्सनल, पर्सनल पर्सनल, देखो भाई यहाँ पर इंटरेस्ट पेड होगा तो वो खर्चा या फायदा, लेकिन इंटरेस्ट पेबल का मतलब हो गया कि किसी पर्सन को हमने इंटरेस्ट देना है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर दो बातें आएंगी, एक तो खर्चा है, एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया, पेबल पे करना है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, पर्सन है। यहाँ पर बिल्स पेबल भी पर्सनल है, खाली रेंट लिखा सर हुआ है। एक सेकंड सर, इंटरेस्ट पेबल पर्सनल कैसे हुआ, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए तो। हाँ भाई, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव भी किसके अंदर आती थी, पर्सनल का ही पार्ट है ना। अच्छा सॉरी सर। इसके अंदर आएगा, खाली रेंट लिखा हुआ है तो सर नॉमिनल, नॉमिनल। सर एक बार ये रिप्रेजेंटेटिव समझा दो। जो वर्ड किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होते हैं, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग रेंट, किसी पर्सन को रेंट देना है, प्रीपेड रेंट किसी को एडवांस में दे दिया, एक्रूड इनकम किसी से पैसा लेना है, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट पेबल, जहां भी रिसीवेबल या पेबल आ जाएगा वो भी हमारा पर्सनल है। डेटर्स भी हमारे कौन होते हैं, पर्सनल। पर्सनल। तो आइए रूल एक बार वापस रिव्यू, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर, रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes गोज out, गोज आउट। गोज आउट। डेबिट और एक्सपेंस, एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। तो ये रूल्स याद रखने हैं, मैं फिर से बोल दूं, ये रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के बच्चों, ये कोई डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। अब से 1 महीने बाद बच्चों से मैं पूछता हूँ, बच्चों बताओ डेबिट का मीनिंग, बच्चे कहते हैं सर डेबिट व्हाट कम्स इन, भाई डेबिट व्हाट कम्स इन इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट। डेबिट का मीनिंग क्या है बच्चों, लेफ्ट साइड ऑफ Right लेफ्ट of साइड ऑफ अकाउंट। वेरी गुड। चलिए अब आइए मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारी क्लासिफिकेशन 2 तरह की होती है, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन, दूसरा ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हम अकाउंट्स को पढ़ चुके, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। अब आइए मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जिसको आप ज्यादातर यूज करेंगे और बहुत सिंपल है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में बच्चों हमारे अकाउंट को डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है 5 तरीके से। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं, सबसे पहले है एसेट्स, सेकंड इज लायबिलिटीज, थर्ड इज कैपिटल, फोर्थ इज रेवेन्यू, फिफ्थ इज एक्सपेंस। तो 5 एक्सपेंसेस, 5 अकाउंट कौन कौन से हैं हमारे एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, बच्चों बोलो, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। इनका मीनिंग बताने की जरूरत है। एसेट्स किसे कहते हैं, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। लायबिलिटी इज द अमाउंट व्हिच वी ओ, जैसे कि क्रेडिटर्स को पैसा देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। कैपिटल रेफर्स टू द अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। रेवेन्यू किसे कहते हैं, जो भी हमारी इनकम्स होती हैं, बैड डेट रिकवर्ड, लोगों को पैसा मिल गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, दीज आर द अकाउंट व्हिच शो द अमाउंट स्पेंट, जो भी पैसा हमने खर्च किया या कुछ खो दिया वो हमारे लिए एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। जैसे परचेजेस, वेजेस पेड, डेप्रिसिएशन, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, ये सभी हमारे अकाउंट हैं एक्सपेंसेस। तो बच्चों 5 क्लासिफिकेशन कौन कौन सी, एसेट,
लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। आगे चलते हैं। रूल क्या कहता है बच्चों? रूल कहता है एसेट्स का कि एसेट हमारे इंक्रीज होंगे तो हम डेबिट में लिखेंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे। लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, डिक्रीज होंगी तो डेबिट में लिखेंगे। कैपिटल डेबिट में कब जाएगा? जब डिक्रीज होगा। क्रेडिट में कब जाएगा? जब इंक्रीज होगा। रेवेन्यू बच्चों डेबिट में कब आएंगे? जब डिक्रीज होंगी। क्रेडिट में इंक्रीज होने पर लिखी जाएंगी। एक्सपेंसेस बच्चों इंक्रीज होने पर डेबिट में आएंगे, डिक्रीज होने और ये पर सब एक एग्जांपल से समझा दो सब। सारे समझा दो, एक नहीं मैं सारे समझा दूं, बिल्कुल। आइए हाँ जी बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कौन सा अकाउंट है? 5 तरीके के अकाउंट बताइए बच्चों, कौन कौन से हैं? एसेट, कैपिटल, Liabilities, Capital, capital, revenue, revenue, expenses. expense. वेरी गुड बच्चों, ठीक। अब सबसे पहले हम एसेट्स की बात करेंगे। एसेट्स कहता है बच्चों कि एसेट को आप डेबिट में कब लिखेंगे? जब इंक्रीज होगा। अब लिखते हुए चलिएगा इसको। और क्रेडिट में कब लिखेंगे? जब डिक्रीज होगा। सर एग्जांपल दो, जैसे सोहन ने बोला। एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल में है परचेज मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी फॉर कैश, ठीक है, ₹4,30,000। अब यहाँ पर 2 आइटम बताइए जिनको डेबिट और क्रेडिट में लिखा जाएगा। बताओ बच्चों। मशीनरी और कैश। Machinery or cash. मशीनरी और कैश। अब नेचर बताओ, ये एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस? दोनों एसेट्स है। Assets. दोनों ही एसेट है। अब मुझे ये देखना है कि ये इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मैंने परचेज किया तो मेरे लिए, मेरे बिजनेस में है मशीनरी Increase. Debit. Decrease. और कैश डिक्रीज। डिक्रीज। Decrease. क्या कहता था अभी आपने पढ़ा कि एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिख देंगे और एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? यदि हम इसे रियल से उस वाले तरीके से देखें, ट्रेडिशनल अप्रोच से देखें, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से भी चले जाओ। दोनों क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच में दोनों रियल है। Yes, sir. यहाँ पर मैं पुरानी अप्रोच से लिख रहा हूँ, बोथ आर रियल। अब रियल में एक डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी हमारे पास आ रही है और कैश हमारे पास से जा रहा है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप कोई भी अप्रोच लगा लो, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है, पहुंचेंगे एक ही जगह पर। ठीक है, दोनों ही अप्रोच में मशीनरी आपको किधर लिखनी है? एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लिखनी है। या आप रियल से कहें तो मशीनरी कम्स इन तो डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। या दूसरे ट्रेडिशनल दोनों तरीकों से हमें आंसर एक ही मिलेगा। एक ही मिलेगा, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। ठीक है ना, दोनों से आंसर एक ही मिलेगा। मशीनरी एसेट है, एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में। चलिए इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? नहीं। दूसरा अकाउंट कौन सा बताया था? फर्स्ट था एसेट, सेकंड इज Liabilities. लायबिलिटीज। और बच्चों लायबिलिटीज अगेंस्ट द एसेट होती है। लायबिलिटीज कभी भी इंक्रीज होंगी तो हम इनको क्रेडिट में लिखेंगे, इंक्रीज होंगी तो हम इनको क्रेडिट में लिखेंगे, और लायबिलिटी कभी भी डिक्रीज होंगी तो हम इनको डेबिट में लिखेंगे। सब एग्जांपल हो तो चलिए बच्चों, एग्जांपल हमारे सामने है। मशीनरी परचेज फ्रॉम राम। मशीनरी परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹10,000। तो बच्चों यहाँ पर दो चीजें जो आपको रिकॉर्ड करने वाली है वो क्या क्या है? मशीनरी, Machinery, RAM. मशीनरी का नेचर एसेट, Asset. और राम का नेचर Liability. Liability. लायबिलिटी। हमने उधार पे खरीदा है ना, कैश लिखा नहीं है, पार्टी का नाम लिखा है, तो क्या मानेंगे? उधार पर खरीदा। क्रेडिट।
परचेज किया है, और जिससे आप क्रेडिट पर परचेज करते हैं वो कौन होते हैं, लायबिलिटीज होती है, क्रेडिटर होते हैं। अब एसेट पर क्या फर्क पड़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बच्चों बताओ। इंक्रीज Increase. सर मशीनरी तो डेबिट में आ जाएगी ना? हाँ जी बिल्कुल। और लायबिलिटी Increase. इंक्रीज अकाउंटिंग इक्वेशन इसीलिए तो सिखाई थी, देखो अब हेल्प कर रही है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, कि आप एक तरफ एसेट में ऐड कर रहे हैं, दूसरी तरफ लायबिलिटी में ऐड कर रहे हैं। और एसेट इंक्रीज होता है तो ऊपर रूल पड़ा था, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट में लिखेंगे, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट 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 में लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा, मशीनरी का अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, और राम को आप लिखेंगे क्रेडिट में। ये है 10,000। ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर सेकंड। यहां पर कैश पेड टू राम। तो बच्चों क्या करते थे आप अकाउंटिंग इक्वेशन में, एक तो कैश हमारे लिए क्या है, एसेट एसेट कम हो रहा है। कम हो रहा है, और जब आप पेमेंट कर देंगे राम को तो राम हमारे लिए लायबिलिटी, डेटर लायबिलिटी कम हो गई ना बेटा, राम तो क्रेडिटर था, लायबिलिटी ओके सर लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा। एसेट कम होता है तो पीछे आपने पढ़ा था कि क्रेडिट में लिखते हैं, और लायबिलिटी कम होती है तो अभी अभी आपने देखा था डेबिट। Debit. तो यहां पर आप इसको लिखेंगे, राम को डेबिट में लिख रहे हैं 30,000, और कैश को आप क्रेडिट में लिख रहे हैं। अगर मैं इसे ट्रेडिशनल अप्रोच से समझाऊं तो राम इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, हो गया ना, और कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो दोनों अप्रोच से आपको समझ में आ गया, चाहे रियल चाहे आप ट्रेडिशनल सर अप्रोच। तो बी पार्ट में क्वेश्चन क्या था? बेटा ऊपर लिखा था ना कैश पेड टू राम। अच्छा ठीक है सर। चलिए ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। थर्ड अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कहता है, कैपिटल को भी आप क्या कह सकते थे, इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी कैपिटल को, कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी, तो रूल तो फिर सेम ही रहेगा, जो रूल लायबिलिटी का था वही रूल कैपिटल का, क्योंकि ये भी उसी कैटेगरी में आती है। तो कैपिटल इंक्रीज होगी तो आप क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट Credit. क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है डेबिट तो डेबिट। डेबिट चलो एग्जांपल लेते हैं अब। फर्स्ट है, दो एग्जांपल लेंगे, एक इंक्रीज का दूसरा डिक्रीज का। कैपिटल में मान लीजिए बच्चों, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बाय वंशिका, स्टार्टेड बिजनेस इन कैश बाय वंशिका। तो यहाँ पर दो चीजें क्या है, ₹1 है। बच्चों बिजनेस के पास दो चीजें क्या इफेक्ट हो रही है, एक बिजनेस के पास कैश आ रहा है, और दूसरा वंशिका ओनर जब पैसा डालता है तो उसे क्या बोलते हैं, Internal liability. कैपिटल बोलते हैं ना, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, कैपिटल। अब बिजनेस में कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल वंशिका की कैपिटल भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, क्रेडिट और एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट तो लिखेंगे कैसे, जो कैपिटल बाय वंशिका है ये भी लायबिलिटी में हम लिख सकते हैं, या फिर इसको हम स्पेशली कैपिटल अकाउंट में ही लिखना पड़ेगा? कैपिटल के नाम से लिखेंगे, मैंने बताया इंटरनल लायबिलिटी है लेकिन लिखेंगे तो कैपिटल ही, ठीक है सर ना? कैश आ रहा है इसलिए वो डेबिट में गया है ना? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। वंशिका की कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज हो गई, ये तो हमने देखा मॉडर्न अप्रोच से। मॉडर्न अप्रोच में कैश एसेट कैपिटल, वंशिका ने जो पैसा लगाया वो कैपिटल, कैश बिजनेस में आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो गया, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो अभी अभी ऊपर बताया था कि इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। ये तो हो गया मॉडर्न अप्रोच। अगर इसी चीज को हम ट्रेडिशनल से देखें तो कैश इज द थिंग, बिजनेस में एक कम्स इन तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और वंशिका इज द गिवर,
वंशिका बिजनेस को पैसा दे रही है तो रूल से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो वंशिका क्रेडिट हो गई। तो दोनों ही अप्रोच से आप जाइए, सेम चीज पर पहुंचेंगे। अब दूसरा एग्जांपल, इसी में आप सेकंड एग्जांपल लीजिए कि वंशिका ड्रॉ ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। बच्चों यहाँ पर दो चीजें क्या है बताइए, क्या विड्रॉ किया होगा वंशिका ने? कैश और कैश। और जब वंशिका बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालती है तो उसे क्या बोलेंगे? Drawings. और ड्राइंग्स आपको पता है क्या करता है? इट रिड्यूसेस व्हाट? कैपिटल। Capital. कैपिटल। तो ड्राइंग्स करने से कैपिटल कम हो गई वंशिका के बिजनेस में, और कैपिटल कम होती है तो बताया था क्या होती है? Debit. डेबिट होती है। और कैश कम होगा, बिजनेस से कैश लेके जा रही है वंशिका, तो एसेट कम हो रहा है, और एसेट कम होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। Credit. ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्राइंग्स वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। ड्राइंग्स करने से कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज, और कैपिटल डिक्रीज होगी है तो क्या बताया गया था बेटा? बोलो। डेबिट। ठीक है, और बिजनेस से क्या जाएगा? कैश कैश। कैश। एसेट है, कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है वंशिका, यस सर। नेक्स्ट। नोट करने का टाइम दे, नोट करो। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। हम देख चुके हैं अभी तक 3 अकाउंट, टोटल होते हैं 5। 4 नंबर पर हम लिखेंगे बच्चों एक्सपेंसेस को, खर्चों को। एक्सपेंसेस का रूल कहता है कि एक्सपेंसेस जब भी आप इंक्रीज करोगे तो हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और जब भी हम इसको डिक्रीज करते हैं, एक्सपेंसेस का खत्म होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। सैलरी पेड इन कैश या गुड्स परचेज फॉर कैश बोलते हैं। गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर ₹10,000। यहाँ पर दो चीजें क्या है बच्चों, बताओ जरा, जिसको आपने रिकॉर्ड करना है। गुड्स को हम गुड्स के अलावा क्या बोलते हैं? मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट, स्टॉक। Stock. स्टॉक। परचेज करते समय क्या बोलते हैं? परचेज बोलेंगे। ठीक है ना, गुड्स को कभी भी हम गुड्स के नाम से नहीं लिखेंगे। गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो परचेजेस लिखेंगे, सेल कर रहे हैं तो सेल लिखेंगे, और गुड्स जो ईयर के एंड में बचा रह जाएगा उसको स्टॉक बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो परचेजेस और कैश, यहाँ पर दो बातें हैं। परचेज हमारे लिए नेचर क्या है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। परचेज करेंगे तो खर्चा होगा, और कैश हमारे लिए क्या है? एसेट है। ठीक है, और एक्सपेंस बच्चों सामान खरीद रहे हैं तो खर्चे बढ़ रहे हैं, और कैश एसेट कम हो रहा है। खर्चे बढ़ेंगे तो हम किधर लिखते हैं? Debit. और एसेट कम होता है तो किधर लिखते हैं? क्रेडिट। Credit. एंट्री आप इस तरह से बनाएंगे, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो परचेज, सर एसेट्स के लिए कौन सा रूल था? एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब कैश एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो हमने लिख दिया क्रेडिट साइड में। अभी लर्न हो जाएगा, बस 2 मिनट हो चुका, जल्दी से नोट कर लो। एक एग्जांपल सर इसमें गुड्स भी तो आए हैं, तो वो अच्छा, गुड्स आए हैं तो एक्चुअली क्या है कि ये शॉर्ट पीरियड में बेनिफिट देकर के खत्म हो जाते हैं, तो हम इसको इसीलिए एक्सपेंसेस में काउंट करते हैं बच्चे। ठीक है ना, क्योंकि तुरंत बेनिफिट देंगे और चेंज हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं आपके लिए। क्या लेंगे दूसरे एग्जांपल में? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹2,000 पेड। यहाँ पर दो चीजें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जिसको हम किस में काउंट करेंगे? एक्सपेंसेस, खर्चे बढ़ रहे हैं, और पेमेंट कर रहे हैं तो कैश। एसेट कम हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखेंगे, और एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। यहां पर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेबिट में लिख देंगे,
कैश एसेट है, रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट में लिख देंगे। एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे, इंक्रीज होंगे। रेवेन्यू इंक्रीज अगर होगा तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और रेवेन्यू हमारा डिक्रीज होगा तो हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। एग्जांपल हम ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। यहाँ पर दो आइटम बोलिए रिकॉर्डिंग के लिए मुझे क्या क्या लिखना चाहिए। एक सेल और कैश। Sale and cash. सेल्स का नेचर, रेवेन्यू, कैश का नेचर, एसेट। सेल इंक्रीज हो रही है तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और जब सेल करेंगे तो कैश आएगा, एसेट भी इंक्रीज होगा। और अभी अभी देखा रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में लिख देंगे। तो ये लीजिए, ये हमने बनाया यहाँ पर एक छोटा सा रिकॉर्डिंग के लिए, डेबिट और क्रेडिट। कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो हमने डेबिट में लिख देना है, 20,000 इंक्रीज हो रहा है, और सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। बच्चों ये 5 तरह के आपको अकाउंट बताए गए थे, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ठीक है, अब ये बताइए अकाउंटिंग इक्वेशन कितने बच्चों को पता है, बेसिक इक्वेशन क्या कहती है। Assets is equal to liabilities plus capital. Liabilities plus capital. बस इसी से सारे रूल बने हैं, और ये तो सभी बच्चों को आती है ना। हाँ सर ये तो आती है। रेवेन्यू कहाँ पर जाएगी, रेवेन्यू किस चीज का इफेक्ट करती है बच्चों, रेवेन्यू इंक्रीज योर व्हाट, Capital. रेवेन्यू हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देती है, और एक्सपेंसेस Capital को decrease. Capital decrease. कैपिटल को डिक्रीज। ये तो सबको समझ में आ गया बच्चों, इसमें कोई परेशानी No, नहीं। sir. आगे बताओ। तो बच्चों मुझे नेगेटिव चीजें पसंद नहीं है, तो मुझे नेगेटिव साइन भी पसंद नहीं है। अगर मैं इस साइन को पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ बच्चों बताओ। खर्चा मुझे पॉजिटिव में चाहिए तो मैं क्या करूँ, इसके Sir, साइन good. एसेट में ऐड Good. करना पड़ेगा। एसेट में इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, Asset minus करके ऐड हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये बात तो सभी को समझ में आ गई, तो ओके। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा है कि एसेट और एक्सपेंस दोनों भाई हैं, कह सकते हैं ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में ग्रुप बना करके। एक ग्रुप में कौन कौन है, एसेट और एक्सपेंस, दूसरे ग्रुप में कौन कौन है, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। चलो ऐसा मान लो दोनों भाई हैं ये एसेट और एक्सपेंस, और ये तीनों बहनें हैं लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक, तो बच्चों अब देखो इन दोनों के रूल क्या थे, अगर आपके ध्यान से याद हो किसी बच्चे को, एसेट और एक्सपेंस दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो हम किधर लिख रहे हैं, डेबिट साइड में, और दोनों को डिक्रीज होने पर किधर लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड में। क्या आइटम हो गए, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू को अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों को आपने देखा तीनों इंक्रीज होती हैं, तो तीनों को कहाँ लिखते हैं आप, क्रेडिट में, और तीनों डिक्रीज होती है तो किधर लिखते हैं, Debit. डेबिट में। तो अभी रूल्स याद हो गए बच्चों या नहीं हुए, एसेट और एक्सपेंस का सेम रूल है, दोनों इंक्रीज होंगे तो डेबिट में, और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू तीनों का सेम रूल है, तीनों इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट में, डिक्रीज होंगे तो डेबिट में। ठीक है, क्योंकि एक एक साइड के हमने ग्रुप बना लिए, एक ग्रुप के आइटम एक तरफ, दूसरे ग्रुप के आइटम दूसरी तरफ। सर ये लिख लें। हाँ जी।